एक बार एक गांव में एक लड़की अपने घर के बाहर बैठकर एक चींटी से बात कर रही होती है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और एक आदमी लड़की से पूछता है, अरे बेटी, ये अकेले में किससे बात कर रही हो? अकेली? अरे अंकल, मैं अकेली कहाँ हूँ, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही हूँ। माँ? कहाँ है माँ? मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता। तभी वो लड़की चींटी को उठाती है और उस आदमी के आगे कर देती है। यही है मेरी माँ अंकल। चींटी? ये चींटी कैसे तुम्हारी माँ हो सकती है बेटी? एक बार की बात है, एक गांव में सीमा नाम की एक औरत अपनी बेटी पूजा के साथ रहती थी। वो देखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और बहुत ही ज्यादा गरीब थी। इसी कारण वो गांव वालों से भी थोड़ा अलग थलग रहती थी। इसी कारण गांव वालों को उस पर शक हो जाता है कि वो जरूर टोना टोटका करती है। एक दिन जब वो गांव के हैंडपंप से पानी भरने आती है, उसकी बेटी पूजा भी उसके साथ होती है। तभी रीता नाम की औरत, जो कि गांव की और औरतों के साथ पानी भर रही होती है, उसे ताने देने लग जाती है। आ गई तांत्रिक, रोज टोने टोटके करती है, ना जाने कैसी औरत है। इस बात पर पूजा रीता को गुस्से में जवाब देती है, आंटी आंटी, आप मेरी माँ पर झूठे आरोप कैसे लगा रहे हो? मेरी माँ तो इतनी अच्छी है, भला वो ऐसे गंदे काम क्यों करेगी? आप झूठ मत बोलो। इस पर रीता को गुस्सा आ जाता है और वो पूजा को एक थप्पड़ मार देती है। जमीन से निकली नहीं है और चलिए हमें ज्ञान बांटने, चल निकल यहाँ से। पूजा को थप्पड़ लगता देख सीमा को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी रीता को एक थप्पड़ लगा देती है। खबरदार किसी ने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया, ये मेरी बेटी है और मैं इसके लिए कुछ भी कर जाऊंगी। इसके बाद पूजा और सीमा वहां से चले जाते हैं, लेकिन रीता को अपनी बेइज्जती पर बहुत गुस्सा आता है और सीमा से बदला लेने का ठान लेती है। वो घर आकर सारी बात अपने भाई रंगा को बताती है, जो कि एक गुंडा होता है। कैसी बहन है तू मेरी? एक औरत से पिट के आ गई। अरे तू रंगा की बहन है, मेरी नाक कटवा दी तूने लोगों के सामने। भाई ऐसे मत हंसो, तुम्हें नहीं पता कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। अब कुछ करो नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू डर मत मेरी बहना, मैं आज ही सीमा को ठीक कर दूंगा और तुझसे माफी मंगवाऊंगा। उसके बाद रंगा वहां से चला जाता है और रात में जब सीमा अपनी बेटी के साथ घर पर सो रही होती है, वहां रंगा अपने एक साथी बिल्ला के साथ आ जाता है और सीमा को घर के बाहर बुलाता है। सीमा पूजा को छोड़कर घर के बाहर आ जाती है। क्यों सीमा, तेरे हाथ बहुत चलने लग गए हैं? मेरी बहन को थप्पड़ मारा तूने? देखो रंगा भैया, अब कोई मेरी बेटी को भला बुरा कहेगा तो मैं बर्दाश्त तो नहीं करूंगी, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा, और अगर रीता आगे भी ऐसा कुछ करेगी तो मैं उसे दोबारा मारूंगी। इस बात पर रंगा को सीमा पर गुस्सा आ जाता है और वो सीमा को कंधे पर से उठाकर झाड़ियों के पीछे लेकर चला जाता है। बहुत झांसी की रानी बनती है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। जिस लड़की के लिए इतना बोल रही है, उससे मिलने के लिए तरसेगी तू अब। ऐसा कहकर रंगा सीमा को वहीं पटक देता है और उसका गला दबाने लगता है, जिसकी वजह से सीमा मर जाती है। ये क्या किया रंगा भाई? आपने तो इस सीमा को मार दिया। अब पुलिस को पता चला तो वो हम दोनों को पकड़ लेगी। पकड़ेगी तो तब मेरे बिल्ले, तब उन्हें इसका पता चलेगा। एक काम कर, इसको यहीं दफना देते हैं। इसके बाद दोनों सीमा को वहीं दफना देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन सीमा की आत्मा अपनी बेटी के प्यार के कारण वहां से जा नहीं पाती और पूजा के सिरहाने बैठ जाती है। अगले दिन पूजा उठती है और अपनी माँ को देखती है, लेकिन उसे सीमा कहीं नहीं दिखती और धीरे धीरे रात हो जाती है। माँ, तुम कहाँ चली गई? मैं तुमसे कभी जिद नहीं करूंगी और न ही कुछ मांगूंगी, बस एक बार आ जाओ। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, माँ। पूजा को ऐसे देख सीमा की आत्मा पूजा को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसे छू नहीं पाती। हे भगवान, मेरी मदद करो, ये क्या हो गया? मैं अपनी बेटी को भी नहीं छू पा रही, ये क्या हो रहा है?
तभी सीमा की नजर वहां से जा रही एक चींटी पर पड़ती है। ठीक है भगवान, आप यही चाहते हो तो यही सही। ऐसा कहकर सीमा की आत्मा उस चींटी में समा जाती है। देखते ही देखते चींटी एकदम से इंसानों की साइज की हो जाती है और वो पूजा के पास चली जाती है। पूजा इतनी बड़ी चींटी को देखकर डर जाती है। उसका शरीर तो चींटी का होता है और मुंह चुड़ैल का। बेटी डर मत, मैं हूँ सीमा, तेरी माँ। मेरी माँ? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरी माँ तो बाहर गई है, वो अभी आ जाएगी, तुम जाओ यहाँ से। नहीं बेटी, अब तेरी माँ कभी वापस नहीं आ पाएगी, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। आओ मेरे साथ। फिर सीमा पूजा को अपनी लाश के पास ले जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर पूजा को गुस्सा आ जाता है। माँ, ये इन दुष्टों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम इनसे बदला जरूर लो ताकि ये लोग फिर कभी किसी के साथ ऐसा ना कर पाए। इसके बाद सीमा वहां से रंगा के घर चली जाती है। रंगा घर पर सो रहा होता है। सीमा छोटा शरीर करके उसके पैर पर चढ़ जाती है और जोर से काटती है। रंगा घबरा कर उठ जाता है। अरे मर गया रे। ये किसने इतनी जोर से काटा? ओ हो, लगता है शेर आ गया है जैसे। लेकिन जैसे ही वो अपने पैर पर चींटी को देखता है, रंगा रंगा रंगा, तू भी डरपोक हो गया है। एक चींटी के काटने से इतना घबरा रहा है। इसे तो मैं अभी मारता हूँ। लेकिन जैसे ही रंगा चींटी को मारने जाता है, चींटी बड़ी हो जाती है। अरे 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 मर गया रे। इतनी बड़ी चींटी, ये क्या गड़बड़ है? कौन हो तुम चींटी तो नहीं लगती। सही कहा तूने, मैं तेरी मौत हूँ सीमा। तूने एक बेटी से उसकी माँ को अलग कर दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चींटी रंगा को मार डालती है और उसका सर अपने हाथ में पकड़ लेती है। उसके बाद चींटी वहां से निकलकर रीता के घर जाती है और रीता घर पर अपने 2 बच्चों के साथ सो रही होती है। चींटी रीता को घर के बाहर से आवाज लगाती है। रीता, ओ रीता बहन, उठो, देखो कौन आए हैं। ओहो, कौन है? इतनी रात को भी चैन से नहीं सोने दे रहे। रुको, आती हूँ। लेकिन जैसे ही रीता घर का दरवाजा खोलती है, उसका पैर रंगा के सर से टकरा जाता है। ये क्या हुआ? ये रंगा को क्या हुआ? किसने किया? सामने आओ। तभी चींटी बनी सीमा उसके सामने आ जाती है। उसके हाथ में उसके 2 बच्चे होते हैं। रीता, ये सब मैंने किया है। मैं सीमा हूं जिसे तेरे भाई ने मार डाला था। मैंने उस दुष्ट को मार डाला है। अब तेरे इन बच्चों का नंबर है। तू ही बदला लेना चाहती थी ना? तेरे कारण ही मेरी मौत हुई है और मैं अपने बच्चों से अलग हो गई। नहीं नहीं सीमा बहन, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा मेरे बच्चों को मत दो। मैं बदले की आग में अंधी हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हें जान से नहीं मरवाना चाहती थी। माफ कर दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। तभी पूजा वहां आ जाती है। माँ, छोड़ दो इनको। अगर तुम इन दोनों में से किसी को भी मारोगी तो एक अनाथ हो जाएगा। माँ, छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी तरह अलग अलग हो जाए। पूजा के कहने पर चींटी रीता के 2 बच्चों को छोड़ देती है और पूजा का हाथ पकड़कर वापस अपने घर आ जाती है। अंकल, ये है मेरी कहानी और इस तरह मेरी माँ मेरा ध्यान रख रही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं एक पुलिस वाला हूँ और कई सालों से देश से बाहर था। तुम्हारी माँ की मौत के केस की तहकीकात कर रहा हूँ। काश तुम मेरी बेटी होती। तभी चींटी चुड़ैल के रूप में बड़ी हो जाती है। अरे रमेश, मेरे भाई तुम। पूजा, ये तो तुम्हारे मामा है। रमेश, मैं इस तरह अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख सकती। मुझे एक न एक दिन तो ये दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ेगा। क्या तुम मेरी बेटी को अपना सकते हो? मैं तो सचमुच धन्य हो गया। वैसे भी मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं इसे बहुत ही प्यार से रखूंगा बहन। इसके बाद चींटी चुड़ैल पूजा को अपने भाई को सौंपकर गायब हो जाती है।
कंगनापुर नाम के एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में कजरी देवी अपने 2 बेटे बहू और अपनी एक बेटी गरिमा के साथ रहा करती थीं। कजरी देवी अपनी बेटी गरिमा से सबसे अधिक प्यार करती थीं, क्योंकि एक वही थी जो अपनी बूढ़ी माँ की चिंता किया करती थी। एक रोज गरिमा अपनी बूढ़ी माँ को दवाई खिला रही होती है कि तभी कजरी देवी का बड़ा बेटा मनीष गरिमा को आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे गरिमा, कहाँ मर गई? मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है और ये अभी तक चाय नाश्ता लेकर नहीं आई है। भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस मैं उन्हें दवा ही खिला रही थी। गरिमा बड़े भाई के लिए चाय नाश्ता बनाकर ला ही रही होती है कि तभी गरिमा का छोटा भाई चंदन गरिमा को आवाज लगाते हुए बोलता है, गरिमा, तेरी भाभी का सुबह से सिर दर्द हो रहा है, इसलिए उसने खाना नहीं बनाया और ना ही मेरे कपड़े इस्त्री किए हैं। मेरी बहन, तू जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री करके दे दे। अरे, तुम भाइयों को घर के काम के लिए बस अपनी बहन ही दिखाई देती है क्या? सुबह से लेकर रात तक बेचारी बस घर के काम ही करती रहती है और दोनों बहुरानी बस आराम फरमाती रहती हैं। ओह माँ, तुम भी ना। अरे घर के कामकाज आने भी तो जरूरी है, आखिर गरिमा को शादी करके दूसरे घर भी तो जाना है। माँ अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाती है और उनसे बोलती है, बेटा, मेरी तबीयत का तो तुम दोनों को पता है ही कि कब मुझे क्या हो जाए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी मेरी बेटी का ब्याह हो जाए और बड़ी ही धूमधाम से हो। गाड़ी, जेवर, लत्ते से लेकर खाना पीना सब बढ़िया होना चाहिए और ये सब तुम दोनों भाइयों को मिलकर ही करना है, समझे? माँ, आप तो जानती ही हो कि मेरा काम धंधा पहले ही कितना घाटे में चल रहा है, ऊपर से आप शादी में गाड़ी जेवर की बात कर रही हो। माँ, भैया सही बोल रहे हैं, और वैसे भी शादी में लगाने को हमारे पास कुछ नहीं है, सब तो आप लेकर बैठी हो, सब जेवरात पैसा तो आपके पास है। तो ये सारा कुछ मैं तुम्हें दे जाऊं ताकि तुम सब अपनी अपनी बीवी पर लुटा सको। माँ की बात से नाराज होकर दोनों भाई अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद माँ की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत ज्यादा खराब होने से माँ की उसी समय मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु को कुछ ही दिन बीते थे कि मनीष अपनी पत्नी रेखा से बोलता है, रेखा, माँ के पास बहुत जेवर था जो कि अब सारे का सारा गरिमा के पास है। अजी, उस जेवर पर तो अब आपका हक बनता है, आखिर आप घर के बड़े हैं। पर देखो, माँ सारा जेवर मकान सब गरिमा के नाम कर गई और हम लोगों को कंगाल करके चली गई। तभी वहाँ पर चंदन और उसकी पत्नी मीनाक्षी आते हैं और रेखा की बात सुनकर बोलते हैं, सही बोल रही हो जेठानी जी, माँ तो हमें बस घर का एक छोटा सा कोना थमा गई और सब इस गरिमा को सौंप गई। अगर हमें ये घर मकान और जेवर सब अपने नाम करना है तो कुछ करना ही होगा, नहीं तो गरिमा की जहाँ शादी हुई नहीं कि हम सब सड़क पर नजर आएंगे। सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गरिमा वहाँ आ जाती है और अपने भाई से बोलती है, भैया, आप मुझसे माँ के जेवर लेना चाहते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि वो जेवर मेरी माँ के हैं और उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरी शादी उन्हीं खानदानी जेवर को पहन कर हो, इसीलिए मैं वो जेवर आप दोनों में से किसी को भी नहीं देने वाली। और वैसे भी आप दोनों भाई भाभीियों ने कभी न मुझे प्यार दिया और न ही कभी माँ की फिक्र की, इसीलिए उन जेवर पर आप दोनों भाइयों का कोई हक नहीं बनता। ऐसा बोलकर गरिमा वहाँ से चली जाती है। गरिमा के जाते ही रेखा बोलती है, अजी, देख रहे हो इस लड़की के तेवर, आज जेवर के लिए हम सबको इतना कुछ सुनाकर चली गई, कल को तो ये हमें इस घर से भी बाहर निकाल फेंकेगी। इस गरिमा को तो आज रात को ही हम लोगों को ठिकाने लगाना होगा, इससे पहले कि ये हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दे। फिर क्या था, दोनों बहुएं और भाई आपस में मिलकर गरिमा के खाने में जहर मिला देते हैं, जिसे खाते ही गरिमा की उसी समय मृत्यु हो जाती है। गरिमा की मौत के दूसरे ही दिन चंदन अपने भाई मनीष से कहता है, भाई, ना जाने इस गरिमा ने जेवर और घर के कागजात कहाँ छुपा कर रखे हैं कि पूरा घर छान मारा पर कुछ हाथ नहीं लगा। तेरी भाभी और मैं भी 2 दिनों से उन्हीं की तलाश में लगे हैं, पर हमें भी कुछ नहीं मिला। आज रात हम दोनों भाई गरिमा के कमरे की फिर से तलाशी लेंगे, क्या पता कुछ मिल जाए। फिर दोनों भाई रात के समय गरिमा के कमरे की तलाशी लेने लगते हैं कि तभी चंदन को अपने सामने एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है। अरे मर गया रे भाई, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई रे? अरे बाप रे, इतनी भयानक चुड़ैल! अरे भाग रे चंदनवा, भाग, कहीं ये चुड़ैल हमें ना खा।
अरे अरे, कहाँ भागने की सोच रहे हो? अगर भाग गए तो जेवर और घर के कागजात कैसे ढूंढोगे? चुड़ैल की हंसी सुनकर रेखा और मीनाक्षी अपने कमरे से भागते हुए गरिमा के कमरे में आती हैं और वहाँ चुड़ैल को देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल, अजी, हमारे घर में चुड़ैल है। तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुम सबने ये क्या चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है? अरे भूल गए मुझे? मैं हूँ तुम्हारी बहन, जिसे तुम चारों ने मिलकर मार डाला और अब आए हो सारा जेवर चोरी करने। अब तो ना तुम्हें जेवर मिलेंगे और ना ही इस घर के कागजात। तू 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 मेरी प्यारी बहन गरिमा है। मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं तो तुझे बहुत प्यार करता हूँ ना, और सच में मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। वो तो तेरी भाभीियों ने हम दोनों भाइयों से ये सब काम करा दिया। अजी, क्या कहा आपने? मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मैं सब जानती हूँ कि तुम सब मुझसे कितना प्यार करते थे। पूरा दिन घर के काम मैं करती थी और आराम ये बहू रानी फरमाती थी। अरे अरे मेरी लाडो, हम सब तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। और अरे रेखा, जा अपनी ननद के लिए खीर बना कर तो ला। अब से मैं अपनी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। गरिमा, मेरी बहन, तुझे खीर बहुत पसंद है ना? मनीष की बात सुनकर चंदन धीरे से अपनी पत्नी मीनाक्षी से बोलता है, भैया सोच रहे हैं कि खीर खिलाकर वो गरिमा को अपनी तरफ कर लेंगे और सारा जेवर गहना सब उनको मिल जाएगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गरिमा, मेरी बहन, तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। वहां चलकर तू आराम करना और मैं तेरी सेवा करूंगा। तेरे तेरे हाथ पैर दबाऊंगा और तेरे लिए तेरी पसंद की इमरती तुझे खिलाऊंगा। गरिमा मेरे साथ रहेगी, और तूने आज तक तो कभी गरिमा को इमरती नहीं खिलाई, जो आज इसे इमरती खिलाने की बात कर रहा है। हाँ गरिमा, तुम तो हमारे साथ ही रहना। मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। अरे ऐसे कैसे गरिमा आपके साथ रहेगी? कुछ भी हो जाए, गरिमा तो हमारे ही साथ रहेगी। ओहो, लड़ना झगड़ना बंद करो। और गरिमा कुछ दिन हमारे साथ रहेगी और कुछ दिन चंदन तेरे साथ, और जो गरिमा को खुश करेगा, गरिमा उसे ही जेवर और मकान के कागजात सौंपेगी। हाँ? एक तो मुझे तुम सबने मिलकर मार डाला, और अब जब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ और सारा जेवर कागजात मेरे पास है, तो तुम दोनों भाई मेरा बंटवारा करना चाहते हो। सब समझती हूँ मैं कि तुम दोनों अपनी इस चुड़ैल बहन का बंटवारा इसलिए करना चाहते हो ताकि तुम्हें जेवर और मकान के कागजात मिल सके, और मेरी इतनी चापलूसी भी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं तुम सबको कुछ ना कर सकूं, है ना? क्यों? ऐसा बोलते ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। मैं तुम सबको मार डालूंगी। अब कोई नहीं मुझसे बचेगा। ऐसा बोलते ही चुड़ैल अपनी भाभी रेखा का गला पकड़ लेती है। अरे रे, मर गई रे। गरिमा, मेरी प्यारी ननद, मुझे माफ कर दे। लालच में आकर मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिलाकर तुम्हें मार डाला। ऐसा बोलकर रेखा जोर जोर से रोने लगती है। रेखा को रोता बिलखता देख मनीष को बहुत दुख होता है। मनीष आंखों में आंसू लिए चुड़ैल बहन से बोलता है, दर्द तकलीफ क्या होती है आज मुझे पता चला। गरिमा मेरी बहन, एक तो हम सबने मिलकर तुम्हें मार डाला, और मारने के बाद भी लालच के चक्कर में हम तेरा बंटवारा करने लगे। कितने बेरहम और लालची हो गए हैं हम। रेखा रोते बिलखते हुए बोलती है, हाय हाय, मेरा गला छोड़ दो गरिमा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी जान बख्श दो गरिमा। गरिमा, हमें माफ कर दो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न जेवर न मकान में हिस्सा। हमें तो बस अपनी जान प्यारी है। चुड़ैल रेखा का गला छोड़ देती है कि तभी दोनों भाई गरिमा के पैरों में गिर पड़ते हैं और गरिमा से माफी मांगने लगते हैं। चुड़ैल अपने भाइयों को अपने पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए देखकर बड़ी ही दुखी होती है और उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। तुम सभी को अपने किए पर पछतावा हो गया है, यही मेरे लिए काफी है। ऐसा बोलकर चुड़ैल मकान के कागजात और जेवर अपने भाइयों को दे देती है और उनसे बोलती है, कभी भी लालच में आकर अपनी बहन का बंटवारा नहीं करना चाहिए। एक बहन अपने भाई के प्यार की भूखी होती है। अगर किसी चीज का बंटवारा करना है तो उस पर बस प्यार का बंटवारा करो,
ऐसा बोलते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। चुड़ैल बहन की ये बात सुनकर